नमस्कार दर्शक बंधु मु सत्य तेज दर्शक बंधु राज्य तथा राष्ट्र राजनैतिक मानचित्र रे गोटे ना को आम कदापि भूली पारानी आउ कई नुहति ओडियार गेलापुआ नेताजी सुभाष कथा कहूँ। नेताजी सुभाष जे कि खाली ओडिशा स्तर नुहे भारत स्तर नुहे विश्व स्तर में गोटे फेमस आइकन युवा शक्ति मानकर सब बेल पसंददार हिरो नेताजी सुभाष। तो आम सहित बर्तमान जोड़ी होती फेमस राइटर नेताजियन एंड फाउंडर मिशन नेताजी फाउंडर मिस्टर चंद्रचूड़ घोष। सर आपका स्वागत करता है हम चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। सर बस एक चीज में जानना चाहूंगा, 75वां इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस अभी हम मनाने जा रहे हैं, तो खास करके ये श्रेय ज्यादातर किसको जाता है, गांधी जी को या सुभाष को? अब ऐसा है कि इंडिपेंडेंस जो है वो तो बहुत बड़ी चीज है, तो किसी एक जना की वजह से तो ये होता नहीं है। बहुत सालों से, बहुत दशकों से बहुत सारे लोगों ने इसके लिए संग्राम किया है, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए त्याग स्वीकार किया है और अपना बलिदान दिया है। हजारों ऐसे लोग हैं, पर हमारा जो इतिहास लिखा गया है देश में, उसमें ये जो श्रेय है, इसका जो श्रेय है वो बस कुछ ही लोगों के नाम लिखा गया है। तो वो जो हिस्टोरिकल नैरेटिव जो है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड है। तो ऐसा है कि बहुत सारे फेजेस थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के। जब गांधी जी ने पहले शुरू किया जालियनवाला बाग के बाद जो अपना सिविल डिसोबीडियंस, पैसिव रेजिस्टेंस, ये सारे मूवमेंट्स, नए टेक्निक्स ले आए, नए मेथड्स ले आए और बहुत सारे लोग डेमोक्रेटाइज किया गया पूरा फ्रीडम स्ट्रगल को। जो आम आदमी जो थे वो हजारों में ज्वाइन करने लगे। तो वो गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान था कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को लोगों तक ले जाना और लोगों को इसके अंदर ले आना। उससे पहले भी ये हुआ है, ऐसा नहीं कि गांधी जी ने पहली बार किया था। जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ था बंगाल में 1905 में, 1905 साल में, तब ये देखा गया था कि आम जो लोग हैं वो लोग भी हजारों में आके इसमें योगदान दिया था। पर थोड़ा जो मेजर मूवमेंट्स की तरफ अगर हम देखें तो 1921 की जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, पैसिव रेजिस्टेंस जो मूवमेंट है, फिर 1931-32 का जो मूवमेंट है सिविल डिसोबीडियंस, तो 1932 साल के बाद सबसे बड़ा जो मूवमेंट हुआ, 1932 साल का जो मूवमेंट था उसको तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मतलब मैसिव अरेस्ट करके, सबको जेल में डाल के, सुभाष जैसे लोगों को भारत के बाहर भेज के उसको खत्म कर दिया और धीरे धीरे ऐसे हालत हो गया कि गांधी जी ने मूवमेंट विथड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा मूवमेंट रहा वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जैसे ही कांग्रेस लीडर्स ने जिस दिन अनाउंस किया कि वो लोग क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके कुछ ही घंटों के बाद सब लीडर्स को ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया। तो उसके जो अगले 3 साल 4 साल जो है सारे जेल में रहे। तो कोई मूवमेंट नहीं था। जो क्विट इंडिया का मूवमेंट थोड़ी जो चला, कुछ महीने जो चला, वो अंडरग्राउंड मूवमेंट था और वो बिल्कुल ही नॉन वायलेंट नहीं था। और गांधी जी जैसे बोला था कि ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट होगा, ये होगा, तो जैसे उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल ही नहीं था, बिल्कुल ही उल्टा हुआ। जो उन्होंने कहा था बिल्कुल ही उसका उल्टा हुआ। एक मेजर गेरिला मूवमेंट बन गया, अंडरग्राउंड मूवमेंट बन गया, जबकि गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि कोई मूवमेंट अंडरग्राउंड नहीं होना चाहिए, कोई मूवमेंट नॉन वायलेंट वायलेंट नहीं होना चाहिए, पूरा नॉन वायलेंट तरीके से करना है। बट ये बिल्कुल उल्टा पड़ गया। खैर, जो भी था उसको भी कुछ ही महीनों में वो बंद हो गया, क्योंकि उस टाइम पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटिश वर वेरी वेरी रिप्रेसिव, तो बहुत शक्ति से पेश आए और बहुत मैसिव अरेस्ट्स हुए, टॉर्चर्स हुए, लोगों पे रिप्रेशन बहुत ज्यादा हुआ। तो वो कुछ ही महीनों में बंद हो गया। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ
तो तब जब कांग्रेस के लीडर्स बाहर आए, उस टाइम पे ना कोई एजेंडा था कांग्रेस के पास, ना कोई मूवमेंट थी, और करने के लिए प्रोग्राम क्या बनना चाहिए वो भी किसी को पता नहीं था। तो हमें ये पेपर से देखने को, डॉक्यूमेंट्स उस टाइम के डॉक्यूमेंट से देखने को मिलता है कि जब एआईसीसी का सेशन हो रहा है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सेशन हो रहा है, तब सरदार पटेल ये साफ साफ बोल रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो हमारे इंडिपेंडेंस के लिए आगे बढ़ेंगे, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमें तो नियर फ्यूचर में इंडिपेंडेंस का कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रहा है। तो ये सब जो बातें चल रहे थे, जब कोई मूवमेंट की पॉसिबिलिटी ही नहीं था, उस टाइम पे हमारे देश में आईएनए के जो सोल्जर्स थे वो लोग वापस आने लगे। वो अगस्त सितंबर इस टाइम पे साउथ ईस्ट एशिया से, उससे पहले भी कुछ आ चुके थे छोटे मोटे नंबर्स में, बट मैसिव नंबर्स में ये लोग देश में लाया गया। और जैसे ही ये लोग आए, जैसे ही लोगों को, हमारे देश के लोगों को पता चला कि ऐसा भी आर्मी बना था, नेताजी ने बाहर जाके ऐसे आर्मी बनाया था, और वो लोग ब्रिटिश के साथ डायरेक्टली बैटलफील्ड में लड़ाई करके अपना जान देकर हमारे आजादी के लिए लड़ा है, तो उसका जो रिएक्शन हुआ, इतना मैसिव रिएक्शन हुआ पूरे देश में, बिल्कुल एक आई मीन फ्रॉम द ग्राउंड एक अपने आप ऑटोनॉमस एक मूवमेंट तैयार हुआ। वो मूवमेंट को किसी ने उस टाइम पे गाइड नहीं किया, वो अपने आप बना था। तो ऐसा नहीं कि कोई जाके उसको ऑर्गेनाइज कर रहा था। तो वो जो मूवमेंट बना, तो वो कांग्रेस ने जब देखा उसको, तो 45 के एंड में और 46 के बिगिनिंग में सेंट्रल असेंबली इलेक्शंस होने वाले थे, तो कांग्रेस को एजेंडा मिल गया। तो वो लोग आईएनए के जो सोल्जर्स के जो ट्रायल होने वाला था, उसको अपना एजेंडा बना लिया, उसका इलेक्शन इशू बना लिया, और सरकार पे प्रेशर डालने लगे। तो एक तरफ से एक मैसिव ऑन द ग्राउंड मूवमेंट चल रहा है पूरे देश भर, इवन द रिमोटेस्ट विलेजेस। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ शहरों में हो रहा था, बाकी पहले पहले जो मूवमेंट्स हो रहा था वो कुछ मेनली सेंटर्स थे द बिग सिटीज। ये हो रहा था इवन द रिमोटेस्ट विलेजेस, लोग खड़े होके अपना इमोशंस दिखा रहे थे, अपना ओपिनियंस बता रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे, रेबल कर रहे थे। तो ये जो प्रेशर आया, ये जो ऑन द ग्राउंड रिएक्शन आया, ये इसके चलते ये कांग्रेस को इशू मिल गया, और कांग्रेस के लीडर्स ने इसको चैनलाइज किया कि सरकार पे दबाव डालने के लिए। तो सरकार पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे दबाव डाला है, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट पे। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का मेन कंसर्न हो गया कि अभी तक उनका जो मेन पिलर था सपोर्ट फॉर रूलिंग इंडिया, फॉर गवर्निंग इंडिया, वाज द आर्म्ड फोर्सेस, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जो कभी पॉलिटिसाइज नहीं हुआ था, जो एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन था। और जैसे गवर्नमेंट ने बोला और वैसे ही वो लोग करते गए, यहां भेज दिया, वहां भेज दिया, ऐसे लड़ने के लिए बोला, ऐसे प्रमोशंस जैसे भी वो ठीक समझे वैसे किया, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन पॉलिटिसाइज कभी नहीं हुआ, बिल्कुल अलग रखा गया। तो वो लोग सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर थे। पर अभी 45 के एंड से जो शुरू हुआ, जो मूवमेंट शुरू हुआ, जो रेबेलियन शुरू हुआ, चारों तरफ राइटिंग शुरू हुए, और आईएनए के सोल्जर्स को सामने रखे जो प्रेस में जो कवरेज मिलने लगा, उससे इन लोगों को लगा, द गवर्नमेंट थॉट कि इसका जो इंपैक्ट है आम सोल्जर पे, द आर्मी वॉज बीइंग पॉलिटिसाइज्ड, द आर्मी वॉज बीइंग रेवोल्यूशनाइज्ड। उन लोगों के दिमाग में ये पॉलिटिकल आइडियाज घुस रहे हैं। और द इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये लोग अपने अंदर अंदर सर्वेज भी कर रहे थे टू सी दैट इंपैक्ट, कि क्या इंपैक्ट हो रहा है। उन लोगों को पता चला कि आर्मी के अंदर आईएनए का जो इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत गहरा है, एंड दे लॉस्ट फेथ इन द आर्मी, द आर्म्ड फोर्सेस। तो इस टाइम पे कांग्रेस क्या कर रहे थे? कांग्रेस सिर्फ इतना बोल रहे थे, कांग्रेस लीडरशिप सिर्फ इतना बोल रहे थे कि कोई मूवमेंट ना हो पाए, अब वायलेंट मूवमेंट ना हो, बस नॉन वायलेंट रहो, हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं। उस टाइम पे
वाइवल के साथ वाइवल ऑफर के डिस्कशन, शिमला टॉक्स चल रहे हैं, फिर कैबिनेट मिशन आए हैं, कैबिनेट मिशन के साथ डिस्कशन चल रहे हैं, तो बैकग्राउंड में ये सारे नेगोशिएशन एंड पीसफुल मूवमेंट चल रहे हैं। तो उस टाइम पे कांग्रेस डिडंट वांट के कोई जेन्युइन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हो, कोई वायलेंट मूवमेंट हो, कोई वायलेंट आउटबर्स्ट हो। पर ये जब चल रहा था तब एक बहुत ही अनोखी बात हो गई उस टाइम पे। रॉयल इंडियन नेवी के जो रेटिंग्स थे, जो सेलर्स थे, दे रिवोल्टेड, दे रिबेल्ड। हमें पहले तो ये बताया गया था कि इन लोगों ने रेबेल किया क्योंकि इनको खाने का, रहने का, फिर सुपीरियर ऑफिसर्स के बिहेवियर, ये सब पसंद नहीं था, तो इसके वजह से दे प्रोटेस्टेड एंड दे रेबेल्ड। बट मजे की बात यह है कि ये इस बात में थोड़ा सच्चाई है, दिस वाज द ओकेजन, दिस वाज द मेन एक्सक्यूज फॉर देयर रेबेलियन। बट वो लोग जब नेगोशिएशन शुरू किए, सोल्जर्स नहीं, जो रेटिंग्स, जो सेलर्स है रॉयल इंडियन नेवी के, जो इंडियन सेलर्स थे, वो लोग जब रेबेलियन किए, शिप्स को ऑक्यूपाई कर लिए, 20-22 शिप को ऑक्यूपाई कर लिए, बॉम्बे में चले गए, बॉम्बे में हुआ, ये कलकत्ता में हुआ, कराची में हुआ, तो ये सारे जो होने लगे, दे ऑक्यूपाइड द शिप्स, दे वेंट अराउंड द सिटीज प्रोसेशन में। तो प्रोसेशन में जब जा रहे हैं, वहां पे आईएनए के स्लोगन्स है, वहां पे नेताजी के फोटोज है, और जब अपना डिमांड पेश कर रहे हैं, उसमें डिमांड्स है कि ये करो, कि हमारे कंडीशंस इंप्रूव होना चाहिए, पेमेंट, खाना, सुपीरियर ऑफिसर्स के बिहेवियर, हमारे प्रमोशंस, ये सारे नॉर्मल जॉब रिलेटेड डिमांड्स थे। बट उसके साथ इन लोगों ने जोड़ दिया कि आईएनए के जितने सारे सोल्जर्स अभी भी प्रिजन में है, जिनके ट्रायल्स चल रहे हैं, उन सबको रिलीज करो। तो इनका मूवमेंट अगर सिर्फ उतना ही बेसिक इश्यूज पे होता तो ये लोग आईएनए के बात कभी करते नहीं, पर उन्होंने किया। तो उन्होंने पेश किया डिमांड कि आईएनए के सारे सोल्जर्स को रिलीज करो। और वहां पे जो ये आरआईएन म्यूटिनी के जो लीडर थे, बीसी दत्त, उन्होंने बाद में अपने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अपना एक बुक लिखा, उसमें उन्होंने साफ साफ ये बताया कि जो इंस्पिरेशन था म्यूटिनी का, वो था द इंडियन नेशनल आर्मी। उससे पहले ही एक छोटा सा म्यूटिनी हुआ था रॉयल इंडियन एयरफोर्स में, इसके बारे में ज्यादा बात किया नहीं जाता है। तो आईएनए का इंपैक्ट, आईएनए का मेन मतलब होता है कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी था, वहां से लोग निकल के चले गए एंड दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। दैट इज अ वेरी बिग ब्लो बाय इटसेल्फ, इट्स अ बिग एम्बैरेसमेंट, वेरी बिग ब्लो। अब उसके इन्फ्लुएंस में आके एयरफोर्स के ऑफिसर्स रेबेल कर रहे हैं, म्यूटिनी कर रहे हैं। उसके इन्फ्लुएंस से में आके रॉयल इंडियन नेवी के सेलर्स म्यूटिनी कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ पूरा जो आर्म्ड फोर्सेस है, पूरा जो सिस्टम है, जो बेसिस है, पिलर जो था, वो हिल गया। द होल फाउंडेशन वाज शेकन एंड उसी वक्त it forced the British government to decide that they will leave very soon. Otherwise, हाँ, ये नहीं कि कुछ होता नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता, हो रहा था, बात शुरू हो गई थी, नेगोशिएशंस चल रहे थे, एटली ने प्रोसेस शुरू कर दिया था, क्लेमेंट एटली ने। पर ये प्रोसेस शुरू जो हुआ था, ये किस डायरेक्शन में जा रहा था, नेगोशिएशन ऐसे भी बहुत बार पहले हुए हैं, जैसे ऑफर्स ऐसे आए हैं, क्रिप्स मिशन में जैसे ऑफर्स आए हैं कि वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आपको थोड़े एडिशनल सीट्स दिए जाएंगे, ये सारे मेंबर्स इंडियन होंगे, थोड़े बहुत पोस्ट, थोड़े बहुत पोजीशंस इंडियंस को ज्यादा मिलेंगे, पर अल्टीमेटली जो वो होगा कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, मेन कंट्रोल रहेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथ में, आर्म्ड फोर्सेस विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, और अब इंडियंस थोड़े बहुत आपको ज्यादा कंट्रोल दिया जाएगा। तो इस टाइप के होता था। फ्रीडम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो था, दैट वाज नॉट इन द होराइजन। तो ये इंपैक्ट जो हुआ, दिस फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू हरी अप, इट कैटलाइज्ड देयर एग्जिट। तो इसीलिए क्लेमेंट एटली ने एक डेडलाइन सेट कर दिया कि हम 1948 जून के अंदर अंदर हम देश छोड़ के, इंडिया छोड़ के जाएंगे। और माउंटबेटन आने के बाद वो 48 जून डेट को एडवांस करके 47 अगस्त कर दिया। तो
किस बात की जल्दी थी? बात इसी बात की जल्दी थी कि ये लोग इतना डरे हुए थे उस टाइम पे अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड सुभाष बोस और नेताजी, कि इट फोर्स देम टू हरी अप। तो इसमें इसका मतलब है कि नेताजी ने उनके रीढ़ की हड्डी छोड़ दिए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें कांग्रेस की नॉन वायलेंट मूवमेंट की कोई रोल नहीं था। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस मूवमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो सबका है, सबने योगदान दिया है। जितना वैल्यूज रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज के थे, जितना वैल्यू कांग्रेस के थे, जितने वैल्यूज बाकी सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स के थे जो फ्रीडम के लिए अपना मूवमेंट चला रहे थे, डिमांड पेश कर रहे थे, तो इट वाज अ कंबाइंड मूवमेंट ऑफ मेनी डेकेड्स। तो इसमें जो हमें बताया जाता है कि सिर्फ नॉन वायलेंस से, नॉन वायलेंट मूवमेंट से, चरखा से हमें आजादी मिली, दैट इज द बिगेस्ट फॉल्सहुड। वो बिल्कुल ही झूठ है। जो आजादी जो हमें मिला, आजादी तो मिला इन द फॉर्म ऑफ डोमिनियन स्टेटस, बट द ब्रिटिश लेफ्ट इन अ हरी, इन अ हाफ, बिकॉज ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। ये था इम्पैक्ट इसका। तो क्या एक प्रोपेगेंडा था? जो बात ही सुनने में आ रहा है कि चरखे से हमें आजादी मिला, तो ये हाँ, क्या बिल्कुल, ये तो कांग्रेस पार्टी ने पावर में आके तो ये स्टोरी बना दिया, ये मिथ बना दिया। तो उनको अपना दिखाना था, अपने आप को बड़ा करके दिखाना था। तो अपने जो डोमिनेंस है, वो डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना था। तो इसलिए ये स्टोरी बनाया गया कि अहिंसा से हमें मिला, गांधी जी की वजह से हमें फ्रीडम मिला। तो ये स्टोरी एंड सुभाष तो इन सब के लिए ही प्रॉब्लम था। हर किसी के लिए, इन सब के गांधीयन लीडरशिप को, जो जितने सारे लीडर्स थे उनके लिए प्रॉब्लम थे। तो इसीलिए सुभाष का नाम कहीं आना नहीं था उस टाइम पे। और वहां से जो स्टोरी शुरू हुआ, जो मिथ मेकिंग शुरू हुआ, वो आज भी चलता आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात मैं आपसे बस जानना चाहूंगा, पिछले एक दशक की अगर मैं बात करूं, पिछले एक दशक में मिशन नेताजी ने बहुत ही बड़ी तरह से ये मुहिम चालू किया है। तो क्या है मिशन नेताजी और इसका मेन मोटिव क्या है? जबकि आप इसके फाउंडर मेंबर हैं और अनिल सर भी हैं, वो भी इसके फाउंडर मेंबर हैं। तो बताइए मिशन नेताजी एक्चुअली है क्या? उनका मोटिव क्या है? एक्चुअली मिशन नेताजी हमने शुरू किया था एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लेकर, जो ऑब्जेक्टिव वक्त के साथ चलते चलते और भी बड़ा होता गया। हमारा लिमिटेड ऑब्जेक्टिव था जब हमने मिशन नेताजी बनाया था अराउंड 2004-2005, उस टाइम पे जस्टिस मुखर्जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था नेताजी के डिसअपियरेंस मिस्ट्री के ऊपर। तो हम फॉलो कर रहे थे उसको, और ये देखने को आया कि द गवर्नमेंट रिजेक्टेड द रिपोर्ट विदाउट एनी रीजन, विदाउट गिविंग एनी रीजन। फिर होम मिनिस्टर ने जो रीजन बाद में, बहुत बाद लोकसभा में, राज्यसभा में सरकार ने जो रीजन दिया, दैट वाज नॉट कन्विंसिंग एट ऑल। इट वाज लेम एक्सक्यूज। किसकी सरकार थी? यूपीए का सरकार तब आ गए थे, यूपीए वाज इन द गवर्नमेंट। तो जस्टिस मुखर्जी का कमीशन जब फंक्शन किया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज द बीजेपी गवर्नमेंट, द एनडीए गवर्नमेंट, बट लास्ट 6 months ऑफ इट्स फंक्शनिंग वाज द यूपीए गवर्नमेंट। तो यूपीए गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट किया जस्टिस मुखर्जी ने। तो यूपीए गवर्नमेंट ने, शिवराज पाटिल वाज द होम मिनिस्टर, तो उनका जो एक्शन टेकन रिपोर्ट था, वो विदाउट शोइंग एनी रीजन दे रिजेक्टेड द फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट, और पुरानी बात पे वापस चले गए। जबकि जस्टिस मुखर्जी ने बोला कि कोई प्लेन क्रैश हुआ नहीं था, तो मौत होने की तो कोई सवाल ही नहीं है। तो वो लोग पुरानी बात पे चले गए कि बोला कि नहीं, ये हम नहीं मान सकते, तो हमें वी बिलीव, वी एक्सेप्ट दैट नेताजी डाइड इन अ प्लेन क्रैश। तो हमें ये लगा एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स कि ये जो छुपाया जा रहा है जिस बात को, इसको किसी तरह खोलना होगा। तो उसको खोलने के लिए हमारे पास तो कोई पावर था नहीं। हम लोग तो बहुत ही छोटे ऑर्डिनरी आदमी है, तो हमारा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? बट सिटीजन्स के पावर्स होते हैं। तो मिशन नेताजी बेसिकली इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ सिटीजन एक्टिविज्म। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमारा मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जितने सारे डॉक्यूमेंट्स नेताजी के डिसअपियरेंस रिलेटेड है, 99% वेयर एट दैट टाइम सीक्रेट, क्लासिफाइड। तो हमने ये ऑब्जेक्टिव बना लिया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा। तो डीक्लासिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी, इसके ऊपर हमने कैंपेन शुरू किया।
तो उस टाइम पे जो नया लॉ आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो 2006 साल में आए, 2005 में आए, हमने उसका इस्तेमाल किया। लोगों को उतना पता नहीं था आरटीआई के बारे में उस टाइम पे, और यूज भी उतना नहीं और हो उसका रहा था। उसका उस समय ये जो आरटीआई है, सबसे ज्यादा आपको इसका फायदा मिला? फायदा मिला तो हाँ, हमने यूज किया उसको काफी अच्छे तरीके से। जी। तो ये जब सरकार ने ये लॉ बनाया होगा, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इस लॉ को यूज करके हम इस तरह के इंफॉर्मेशन बाहर ले आएंगे। और यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे। जी। तो ये हम यूज करके सरकार से एंगेज करते रहे, लड़ते रहे कि हमें ये पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स बाहर चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स बाहर चाहिए। तो ये बहुत लंबी लड़ाई थी। 2006 से शुरू किया हमने। तो बीच बीच में सक्सेस मिलते गए। पहला सक्सेस आया 2007 में, दूसरा सबसे बड़ा सक्सेस आया 2010 में, जब मोर देन 10,000 डॉक्यूमेंट्स वर डिक्लासिफाइड। तो दैट वाज द फर्स्ट डिक्लासिफिकेशन। अब नेताजी फाइल्स के डिक्लासिफिकेशन के लोग बात करते हैं तो मोदी जी का जो डिक्लासिफिकेशन है 2015, उसकी बात समझते हैं। बट द फर्स्ट बिग डिक्लासिफिकेशन ऑन नेताजी डिसअपियरेंस वाज इन 2010, जो मिशन नेताजी के एक्टिविज्म की वजह से हुआ था। मोर देन 10,000 पेजेस, तो वो सारे हुए। तो ये फिर हमने देखा कि ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखा गया था, डॉक्यूमेंट्स को इतने सारे छुपा के रखा गया था फॉर सो मेनी डिकेड्स, इसके अंदर जो स्टोरी है वो स्टोरी लोगों को पता नहीं है। बिट्स एंड पीसेस में एज स्टोरीज लोगों को पता था, पर उसका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो उसका वैल्यू है, ये डॉक्यूमेंट्स लोगों ने देखा नहीं है, ये कभी इनको बताया नहीं गया है। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी को सामने लाना चाहिए। तो उस टाइम पे तो आई वाज वर्किंग फुल टाइम, तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो अनुज ने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, तो ये सारे पूरा स्टोरी इंडियाज बिगेस्ट कवर अप के हिसाब में डाल के ये वो किताब निकाला। उससे पहले 2004 में ही हैड रिटन द बुक बैक फ्रॉम डेड। तो दैट वाज अ आउटस्टैंडिंग बुक। इट ब्रॉट इन लॉट ऑफ चेंजेस। 2004 में जो लिखा था बैक फ्रॉम डेड, उससे कई आगे बढ़ के मच मोर डिटेल विथ मच मोर इंफॉर्मेशन, जो हमें आरटीआई से इंफॉर्मेशन हमने निकाला, उसको यूज करके इंडियाज बिगेस्ट कवर अप लिखा गया। तो बाद में एक मूवी बन गई थी, उसके ऊपर सीरियल बने फिर। हाँ, एकता कपूर ने सीरियल बनाया उसके, बोस डेड और अलाइव। तो ये हाँ, काफी बढ़िया था, काफी एनर्जेटिक। हाँ हाँ, वेरी नाइस, मॉडर्न व्यूअरशिप के टेस्ट के हिसाब से बनाया गया था, नॉट द बोरिंग डॉक्यूमेंट्री टाइप। बहुत बढ़िया बनाया था। तो वो बने, फिर वो किताब लिखे। फिर हमने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ एंगेज किया टू ब्रिंग आउट द ट्रूथ अबाउट भगवान जी, अबाउट गुमनामी बाबा स्टोरी एंड ऑल। तो उस टाइम पे लकीली हमारे लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया 2013 साल में, 2013 जनवरी में, टू ओपन अ म्यूजियम which will have all the belongings of Gumnami Baba, and to ask the Uttar Pradesh government to set up an inquiry commission, ये पता करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए कि गुमनामी बाबा कौन थे। तो ये ऑर्डर तो आ गया, बट उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सालों तक कुछ किया नहीं। तो हम लॉबी करते रहे, चिट्ठी लिखते रहे, जाके मिले, करते करते फाइनली हमें थोड़ा सक्सेस मिला 2016-17 में, जब अखिलेश यादव ने ये इंक्वायरी कमीशन बिठाया और म्यूजियम के लिए बजट एलोकेट किया, तो म्यूजियम भी बनने लगे। तो फिर इंक्वायरी कमीशन हुआ, फाइनली वो भी अपना रिपोर्ट सबमिट किया। हमें पता चला कि ये पूरा शैम था, एक पूरे फार्स, इट वाज कंप्लीट टोटल फार्स, दैट होल इंक्वायरी कमीशन, द सहाय कमीशन। उस टाइम पे हमने डिसाइड किया, हमें समझ में आ गया था 6 महीने इंक्वायरी कमीशन के 6 महीने के अंदर हमें पता चल गया था कि ये फार्स है, इसमें से कुछ निकलने वाला है ही नहीं। ये कमीशन सच को निकालने के लिए नहीं, बल्कि सच को दबाने के लिए बनाया गया है। तो हमने, अनुज ने और मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि हमारे पास जितने सारे इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा कर पाए थे, वो सारा एक किताब की फॉर्म में
डाल के पूरे देश के सामने रखेंगे। तो उसमें से जो किताब निकल के आया वो कनंड्रम है। तो फिर कनंड्रम हमने निकाला 2019 में। उसी टाइम पे सृजित मुखर्जी ने गुमनामी मूवी भी बनाया। तो ये करते करते अभी हम काफी हद तक आज लोग बात कर रहे हैं नेताजी के ऊपर, इतना चर्चा हो रहे हैं पूरे देश में। यंग जनरेशन जो है, स्टूडेंट्स जो है, यंग प्रोफेशनल जो है, वो लोग भी बात कर रहे हैं। तो इतना जो मैसिव इंटरेस्ट है ये खड़ा करने में हमें 15 साल तो लग गया है टू बिल्ड अप दिस इंटरेस्ट, टू स्प्रेड द मैसेज। वरना हम जब शुरू में बात करते थे तब तो गिने चुने कुछ लोग ही इस मुद्दे पे सीरियसली बात करते थे। ये बात तो फैक्ट है। तो आज अभी जो हम पोजीशन में है, अभी नेताजी का नया बायोग्राफी मैं लिख रहा हूं, तो वो भी आने वाला है, अनटोल्ड स्टोरी। हाँ, तो क्योंकि नेताजी के ऊपर जो सीक्रेसी है वो सिर्फ उनके डिसअपियरेंस के ऊपर नहीं है, वो उनके लाइफ के ऊपर भी है। क्योंकि लाइफ का जो उनका स्टोरी है उसको भी एक बहुत लिमिटेड तरीके से बताया गया है। पूरा स्टोरी को कभी सामने लाने नहीं देते हैं, पूरा स्टोरी को बताते नहीं है। तो इसको भी हमने सोचा कि इसके ऊपर भी काम करना जरूरी है। तो इसी का रिजल्ट, नतीजा ये है, ये किताब जो आने वाला है। बस मैं एक चीज जानना चाहूंगा, मिशन नेताजी जो इतनी सक्रिय तरीके से काम कर रहा है देश में भी और देश के बाहर भी, यूएस में भी उनका इवेंट चलता रहता है, जर्मनी, जापान, बड़े बड़े इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं वहां पे उनका इवेंट चलता रहता है, बहुत बड़े इम्पैक्ट डाले हैं। लेकिन अगर मैं उड़ीसा की बात करूं जहां पे नेताजी का जन्म हुआ है, कटक में, वहां पे मिशन नेताजी का कोई इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, थोड़ा सा तो डिसअपॉइंटिंग है ये बात कि हमने सोचा था कि उड़ीसा में और भी इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। हमें वहां पे एंगेज करेंगे, वहां से इनविटेशन आएगा, क्योंकि टॉक्स के लिए हम लोग पूरे देश में घूमते रहते हैं। अनुज तो बाहर भी टॉक्स दे के आए हैं, जर्मनी में, यूएस में, जैसे आपने बताया। तो बंगाल में हमने कई टॉक्स किए हैं, पूरे देश भर में दूसरे प्रोविंसेस में किए हैं। बट उड़ीसा से अनफॉर्चुनेटली, एंड इट्स अ बिट स्ट्रेंज एक्चुअली सत्य, इट्स अ बिट स्ट्रेंज कि इट इज नेताजीज बर्थ प्लेस, तो वहां से ना हमें कभी कोई इनविटेशन आया है टॉक्स के लिए, ना कोई सेमिनार, ना कोई सपोर्ट सिस्टम, बेसिकली सो टू स्पीक। ऐसा कुछ बना नहीं है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि वहां पे कटक में एटलीस्ट, कटक, भुवनेश्वर, ऐसी जगहों पे हमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल बैकअप मिलेगा, वहां से थोड़ा ज्यादा प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिस इज अ बिट स्ट्रेंज एंड अनफॉर्चुनेट एक्चुअली। 2016 में कोलकाता में जो इवेंट हुआ था, 2016 में मिशन नेताजी की ओर से, तो हुआ था ना ऐसा कुछ? नहीं, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं एक्चुअली। 2013 में फर्स्ट बिग इवेंट हुआ था कोलकाता में, बट उससे पहले हमने इवेंट्स तो हम करते आ रहे हैं 2007 से। 2007 में हमने दिल्ली में इवेंट्स किए हैं, बड़े बड़े इवेंट्स किए हैं, अटेंडेड बाय वेरी बिग पीपल। इवन वन ऑफ आवर मीटिंग्स इन दिल्ली वाज अटेंडेड बाय दोवल साहब एंड नजमा हेपतुल्ला जी, अजीत दोवल जी, नजमा हेपतुल्ला, ऐसे लोग आके भी हमारा सेमिनार एक अटेंड किए थे। एक दूसरे सेमिनार में स्पीकर थे जॉर्ज फर्नांडिस, चंदन मित्रा। तो हमने कई सारे इवेंट्स किए हैं, दिल्ली में किए हैं। कोलकाता में बिग स्केल में एक्चुअली मूवमेंट शुरू हुआ 2013 साल से, 2013 से। मैं वही बोल रहा हूँ, जब 2013 से बिग मूवमेंट शुरू हुआ और बिल्कुल पड़ोस राज्य जो है उड़ीसा है और नेताजी का जन्म वहीं पे हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला, तो आगे भी देखने को मिलेगा या नहीं? ये तो आप ही बता सकते हैं सत्य। आई मीन द थिंग इज, इट इज अ बिट, इट्स अ बिग कमेंटरी ऑफ आवर टाइम्स कि बंगाल और उड़ीसा में लड़ाई होता है तो रसगुल्ला को लेकर, लड़ाई होता है तो जयदेव को लेकर, but when it comes to Netaji, we don't see that kind of intensity, we don't see that kind of interest
सो आई होप, सत्य, आई होप उड़ीसा विल कम फॉरवर्ड और हमें और भी सपोर्ट मिलेगा, और भी ग्राउंड लेवल सपोर्ट मिलेगा, लॉजिस्टिकल, फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशनल, बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत होती है हमें। आई मीन लोग सोचते हैं कि हम पुराने जमाने की रेवोल्यूशनरीज हैं जो सब मतलब छोड़ छाड़ के सिर्फ ये करते हैं और करते जाएंगे। लोग ये नहीं समझते हैं कि दैट वी आर ऑल्सो ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स, कि हमारा भी फैमिली है, हमने सब छोड़ दिया है। दैट इज द ट्रूथ। अनुज ने अपना काम छोड़ के, प्रोफेशन छोड़ के ये आया है। मैं एक लुक्रेटिव बिजनेस कंसल्टिंग प्रोफेशन में था, उसको छोड़ के, ह्यूज सैलरी छोड़ के सिर्फ इस पर टाइम डिवोट किया है। बट सिर्फ ये करने से हमारे फैमिलीज तो सिर्फ बातों से नहीं चलता है ना, उसके लिए भी रिसोर्सेस चाहिए होता है। आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स आर जस्ट like any other middle class family, I mean just like you, just like others। तो ये भी होना चाहिए, सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो उड़ीसा इज वन स्टेट जहां से हमें बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन थे, उम्मीद थी, पर आई होप इट विल कम फॉरवर्ड। इट हैज नॉट कम फॉरवर्ड टिल नाउ, बट इट्स नेवर टू लेट। आई होप इट विल ऑर्गेनाइज एंड वी विल सी मच मोर एक्शन। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, वर्तमान में उड़ीसा की जो सरकार है, तो सरकार की ओर से आपको कुछ सपोर्ट मिला या अभी तक नहीं? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिला है, कोई सपोर्ट नहीं मिला है। ऐसा कुछ वो नहीं है। कोई सपोर्ट भी नहीं मिला है, सपोर्ट का कोई इंडिकेशन भी नहीं है। तो वी डोंट नो व्हाट दे थिंक अबाउट इट। जो बिजू जनता दल है, उनका क्या स्टैंड है हमें पता नहीं है। तो 25 साल से पावर में है, तो पावर में है। सी बेसिकली इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। तो अगर आप ग्राउंड लेवल मूवमेंट से अगर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं डालोगे तो गवर्नमेंट विल नेवर रिस्पॉन्ड, दे विल नेवर टॉक अबाउट इट। क्योंकि उनको तो वोट चाहिए, उनको सीट्स चाहिए, उनको पावर में आना है। तो जब तक उस डिस्कशन में आप इस इशू को अंदर ले नहीं जाओगे तो उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, उस पर नोबडी, द गवर्नमेंट विल नॉट इवन बॉदर। Why should the government bother? Because if the people don't want to know, if the people don't ask tough questions, then why should the government bother? तो it's true everywhere, हर जगह पे। अगर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने फाइल्स डिक्लासिफाई किया है, उसका वजह, उसका रीजन ये है कि हमने 2013 से मूवमेंट वहां पे शुरू किया है। उस टाइम पे बोस फैमिली ने हमें सपोर्ट किया था। तो हमने वो जो 64 फाइल्स की बात थी, क्लासिफाइड फाइल्स की, हमने उसको लेकर मूवमेंट किया था। कोलकाता के लोगों ने, वेस्ट बंगाल के लोगों ने हमें अपना पूरा सपोर्ट दिया उस टाइम पे। प्रोसेशंस बने, मीटिंग्स बने, सेमिनार्स हुए, टॉक्स हमने दिए। तो ये ग्राउंड लेवल जो मूवमेंट था, एक सपोर्ट था, ये सामने आया, तभी जाके वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने वो फाइल्स डिक्लासिफाई किया। वैसा मूवमेंट अगर नहीं होगा उड़ीसा में, तो उड़ीसा में भी कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं मतलब मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे आप बोल रहे थे नहीं कि 2015 में ममता बनर्जी ने 64 महत्वपूर्ण जो दस्तावेज थे उनको डिक्लासिफाई किए थे। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि उड़ीसा में भी ऐसे दस्तावेज हो सकते हैं जो महत्वपूर्ण? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब ऐसा है कि नेताजी जहां भी जाते थे, पूरे सरकारी जासूस उनके पीछे पीछे घूमते थे। और 45 के बाद में भी जो भी लोग नेताजी से जुड़े हुए थे, नेताजी का जो काम था, उन सब पे नजर रखा जा रहा था पूरे देश में। तो अगर बंगाल में इतना है तो उड़ीसा में क्यों नहीं होगा? आईएनए के टाइम से लेकर वहां से शुरू करके, जैसे जो नेटवर्क बना था, जो आईएनए के जो सीक्रेट एजेंट्स थे, जैसे पवित्र मोहन राय, वो आके आपके उड़ीसा में लैंडिंग किया था। तो उन्होंने जो नेटवर्क बनाया था वहां पे, उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, उसके बाद जो नेताजी का जो पॉलिटिकल एसोसिएट्स थे, जो नेताजी के बारे में बात कर रहे थे, जो आफ्टर 1945 उनके लिए अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखा था, उनके बारे में बात कर रहे थे, इनके ऊपर भी नजर रखा गया होगा। क्योंकि पूरे देश में जो हो रहा है उड़ीसा में नहीं हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इंफॉर्मेशन जो है, एंड इन दिस होल केस बिजू पटनायक वाज अ वेरी की कैरेक्टर। तो जरूर फाइल्स होंगे, तो वो तो निकलना चाहिए।
पर जब तक आप लोग उस पे डिमांड नहीं करोगे तो वो तो निकलेगा नहीं। नहीं, हमारे ओर से तो मतलब हम तो कोशिश करेंगे, आगे भी कर तो रहे हैं, नहीं, लेकिन सिर्फ मैं ये आपकी बोल बात नहीं सकता कर रहा हूं, हूँ। मैं बोल रहा हूँ पूरे हाँ। उड़ीसा का पूरा पॉपुलेशन जो है इंटरेस्टेड, जो लोग हैं, जो लोग नेताजी में रुचि रखते हैं, नेताजी के लिए बात करते हैं, वो लोग इकट्ठा होके अगर एक मूवमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं डालेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, तो ये सब नहीं निकलेगा, ये पेपर्स तो निकलेगा ही नहीं। नहीं सर, एक्चुअली मैं एक ये छोटी सी बात कहना चाहूंगा। हम तो घूमते रहते हैं, रूबरू बहुत सारे लोगों से मिलते भी रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्टडी किया। आज भी यहाँ पे मतलब गांधीयन के पीछे मतलब इम्पैक्ट है। लोग जो है गांधी जी को पसंद करते हैं और नेताजी का उतना इतना यहाँ पे है नहीं अभी भी। मतलब इसका वजह क्या है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वहां पे 1939 से जब सुभाष चंद्र बोस ने रेबल प्रेसिडेंट बन गए थे, जब गांधी जी के नॉमिनी को चैलेंज करके प्रेसिडेंट बने, इलेक्शन जीत के, उसी टाइम से गांधीयन कांग्रेस ज्यादा स्ट्रांग है। तो जी जो मेन स्ट्रीम कांग्रेस है, गांधीयन कांग्रेस है, उनका पकड़ जो है वो काफी मजबूत है। और सुभाष चंद्र को लेकर थोड़ा सा मतलब वो है कि हाँ ठीक है, मतलब उड़ीसा में पैदा हुए थे, कटक में, तो वहां म्यूजियम बने, ये सब किया है, बट ये इंडिविजुअल एफर्ट्स इसमें ज्यादा है रादर देन द कांग्रेस पार्टी और द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव। तो दिखाने के लिए दिखावा तो कुछ थोड़ा बहुत सभी सरकार करते हैं, वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे लेफ्ट फ्रंट का हो, कोई भी हो, दिखावा तो सभी करते हैं। बट उड़ीसा अगर पूरे पॉलिटिकल हिसाब से लिया जाए तो उसमें गांधीयन कांग्रेस का पकड़ ज्यादा है। तो उसमें जो रेबल कांग्रेस जो थे, जो सुभाष के फॉरवर्ड ब्लॉक थे, वो उतना ऑर्गेनाइजेशनली उतना स्ट्रांग नहीं हो पाए थे। जी जी जी। आ, एक बात बस मैं एक महत्वपूर्ण बात है, इस पे मैं रोशनी डालना चाहूंगा। हाल ही में जो मूवी रिलीज हुई थी गुमनाम, गुमनाम बाबा, और वो मूवी जो है 3 भाषा में रिलीज किया गया था। गुमनामी। जी, गुमनामी। गुमनामी और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में बने हैं, हिंदी और बांग्ला में बने हैं। हिंदी और बांग्ला, ठीक है हाँ, ना? हाँ। हाँ, हिंदी और बांग्ला 2 भाषा में उसको रिलीज किया गया था। हम्म, मेरा बस वहां पे मैं थोड़ा रुक गया कि अगर मैं 90 दशक की बात करूं तो जितने भी उड़िया में मूवी बनते थे वो 2 भाषा में रिलीज होते थे। बंगाल के साथ हमारा काफी लगाव है। हम्म, उड़िया में मूवी बनता है तो वो बंगाल में भी रिलीज होता है या फिर बंगाल की भाषा में भी हम रिलीज करते हैं। लेकिन अच्छा। जबकि मूवी बन रहा है नेताजी के ऊपर और 2 ही भाषा में होता है डबिंग, उड़िया भाषा कहां खो गया? तो उड़ीसा से ये डिमांड कहाँ था? उड़ीसा से डिमांड किया गया था? अगर उड़ीसा से स्ट्रांग डिमांड आता तो वो लोग तो जरूर करते। हिंदी में क्यों बनाया गया? हिंदी में इसीलिए डबिंग किया गया कि हिंदी भाषी जो है, नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी बहुत लार्ज नंबर है। पर अगर उड़ीसा से जबरदस्त अगर डिमांड आता कि वी वांट दिस टू हैपन इन ओडिया लैंग्वेज एज वेल, आई थिंक द प्रोड्यूसर्स वुड हैव लिसन्ड, प्रोड्यूसर्स वुड हैव हर्ड। पर कोई डिमांड तो मुझे तो कोई नजर नहीं आया कहीं पे कि ये उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज में करना ही पड़ेगा। तो ऐसा क्या था मतलब वो 90 के दशक में जब फिल्म डबिंग हो रहा था और आज नहीं हो रहा है, और वो भी नेताजी के ऊपर। देखो तो जनरली देखो ये जो डिसीजंस है, ये डिसीजंस कमर्शियल डिसीजन है। इसमें पेट्रियोटिज्म से ज्यादा, इमोशन से ज्यादा कमर्शियल कंसिडरेशंस प्ले अ बिगर रोल। जी जी तो उड़ीसा में जो उड़िया लैंग्वेज में जो ये डब करेंगे, उनके लिए उनको तो इट इज सेम एज पॉलिटिक्स। सत्य, जैसे एक सरकार रिस्पॉन्ड करता है व्हेन दे सी दैट देयर आर वोट्स इन्वॉल्व्ड। जी। A business house takes a decision when they see that there is money involved. ठीक है ना? तो कमर्शियल डिसीजन है। तो उनको जब दिखेगा कि उड़ीसा में देयर इज अ बिग मार्केट एंड वी आर गोइंग टू गेट रेवेन्यूज फ्रॉम देयर, दे विल डू इट। एंड रेवेन्यू क्यों? व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू मीन्स इंटरेस्ट ऑफ पीपल। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर बोल रहे हैं कि हमें ये मूवी अपने उड़िया लैंग्वेज में देखना है, तो उसका मतलब ही इट्स गारंटीड रेवेन्यू, तो दैट मींस दैट दे विल डू बिजनेस। तो वो मैं तो दोनों तरफ से बोल रहा हूं, ये लोगों ने नहीं किया। हमने बोला था कि जितने ज्यादा लैंग्वेज में करना पॉसिबल है उतना करिए, बट ये भी कॉमर्शियल बिजनेस हाउस है,
तो उनका भी अपना दे कांट सिंक देयर मनी, दे हैव टू इन्वेस्ट देयर मनी वेयर दे गेट रिटर्न्स। तो वहां पे अगर उड़ीसा से डिमांड नहीं आ रहा है, कहीं पे पॉपुलर डिमांड नहीं है, तो वो लोग तो करेंगे नहीं। बस एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अभी आपकी जो अपकमिंग किताब है हाँ, वो अब अनटोल्ड स्टोरी, हाँ। हाँ, तो ये जो किताब है ये कब तक आ जाएगा मार्केट में? वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड अर्ली फरवरी तक आ जाना चाहिए। एक्चुअली तो इस किताब में कुछ नया है, क्योंकि नेताजी के बारे में तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज हैं और सैम बेनेगल ने की मूवी भी एक बनाए हैं, तो ये कुछ अलग सा है, मतलब इसका हटके कुछ है? ये बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। देखो, नेताजी के मेन लाइफ के जो मेन स्टोरी है वो उसके बारे में सबको पता है, उसमें नया चीज कुछ नहीं है कि कटक में पैदा हुए, फिर कलकत्ता आ गए, प्रेसिडेंसी में पढ़ाई किए, वहां से एक्सपेल होके फिर स्कॉटिश चर्च में गए, फिर वहां से इंग्लैंड गए, आईसीएस में बैठे, फोर्थ आए, रिजाइन करके देश में आ गए, फिर पॉलिटिक्स में आए, बर्मिस जेल में गए, फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, ये करके आईएनए बनाए। ये मेन जो स्टोरी लाइन है ये सबको पता है। सवाल ये है कि ये जो हेडलाइन इवेंट्स है, ये एक जैसे जो फॉर्मूला में बताया गया है, ये एक फॉर्मूला बन गया है। Why should anybody be interested in नेताजी today in 2021? ऐसा क्या है? Is there something? ये हेडलाइन स्टोरीज के पीछे क्या राज है? मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप कंप्लीट वर्क्स या सिलेक्टेड वर्क्स, पब्लिश्ड जो वर्क्स है, वो अगर आप कंपेयर करोगे बिटवीन गांधी जी, नेहरू एंड नेताजी, तो प्रिंटेड पेजेस के हिसाब से गांधी जी के वर्क्स के प्रिंटेड पेजेस का नंबर है 30,000 30,000 फॉर द पीरियड 1921 टू 1945। 1921 टू 45 मैंने इसलिए लिया है कि दैट वाज द पीरियड व्हेन सुभाष वाज पॉलिटिकली एक्टिव, ठीक है ना। तो वो 1921 से 1945 तक गांधी के जो प्रिंटेड पेजेस हैं कलेक्टेड वर्क्स का, वो है 30,000। उसी सेम पीरियड के लिए नेहरू जी का जो प्रिंटेड नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस है उनके सिलेक्टेड वर्क्स का, दैट इज अबाउट 10,000। सेम पीरियड के लिए नेताजी का जो कलेक्टेड वर्क्स है, नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस इज जस्ट 3,000। 30,000 or 3,000, that means 1/10 of गांधी जी एंड 1/3 ऑफ पंडित जी। तो इसका मतलब क्या ये है कि नेताजी कुछ कम बोलते थे या कम काम किया है या कम लिखते थे? ऐसा तो नहीं। तो इंफॉर्मेशन गए कहां फिर? मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है, ज्यादातर इंफॉर्मेशन मिसिंग है। आई मीन, इट इज नॉट, ऐसा नहीं कि इट्स नॉट अवेलेबल, इट इज अवेलेबल। देयर आर प्लेसेस, लॉट्स ऑफ प्लेसेस। लोगों ने जिन्होंने नेताजी का नाम लेकर अपना धंधा चलाया है, बिजनेस चलाया है, पर्टिकुलरली उनके फैमिली के जो लोग हैं, दे नेवर पेड अटेंशन टू दीज एस्पेक्ट्स। तो अब ये सीवी, जो नेताजी का जो सीवी बता देते हैं, व्हेनेवर समबडी राइट्स अ बायोग्राफी, व्हेनेवर समबडी मेक्स अ मूवी, वो जैसे एक सीवी है, नेताजी ने ये किया, नेताजी ने वो किया, नेताजी ने वो किया, नेताजी ने वो किया। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे नौकरी जब ढूंढते हो तब अपना सीवी देते हो ना, मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है। अ सीवी नेवर टेल्स यू व्हाट यू आर एज अ पर्सन। तो हमें नेताजी का सीवी पता है, पर असली इंसान कैसे थे, उनके जो लाइफ के जो छोटे छोटे इंट्रिकेट जो इंसिडेंट्स, जो इवेंट्स, उनका सोच, उनका जो नेटवर्क रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज के साथ था, उनका जो नजरिया था, क्या फ्री इंडिया के लिए क्या सोच था, क्या उनका सेक्युलरिज्म का मॉडल क्या था। अगर कुछ बायोग्राफीज ने ये एक्टिविटीज को मेंशन भी किया है तो डिटेल में कभी नहीं गए हैं। What is the importance of Subhash Chandra Bose? What is his role? What is his contribution towards Indian independence? What was his vision of a free India? Was he a Nazi sympathizer? Was he a fascist? Was he a subscriber to the Hindutva ideology, or was he a left-leaning? Was he an Islamist appeaser, as some people have accused?
तो हु इज द रियल सुभाष चंद्र बोस? आई मीन व्हाट इज हिज इंपॉर्टेंस? क्या किया था in comparison to the icons who are presented officially like Gandhi, Patel, Nehru? What is his position and how do we assess? तो ये what I have tried to do is इनका जो पर्सनालिटी है उनको एक कंप्लीट तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश किया है with the help of contemporary political issues, with the help of sources and texts which have not been used till now. तो एक नया पर्सनालिटी उभर के आ रहा है, एक कंप्लीट पर्सनालिटी उभर के आ रहा है which is quite different from the Subhash Chandra Bose that we have been told about or what the way he has been depicted in a particular manner. So that is the basis of the work, that is the crux of the work. अब कंट्रोवर्सी तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हाँ बहुत सारे एस्टेब्लिश्ड आइडियाज को मैंने चैलेंज किया है विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स. तो ये सारे जो नए एलिमेंट्स है, आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगा. तो इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट दे रेज ऑब्जेक्शंस एंड उसमें कंट्रोवर्सी होगा, बिकॉज आई एम चैलेंजिंग अ वेरी सेट नैरेटिव. एक नेताजी का एक पिक्चर, एक सिंबल बनाया गया है, मैं उस सिंबल को तोड़ के एक नया कंप्लीट पिक्चर बना रहा हूं. तो उसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा, ऑब्जेक्शंस होंगे, और आई एम क्वाइट श्योर दैट देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ डिबेट. देयर शुड बी डिबेट. अ डिबेट इज वेलकम, ऑलवेज वेलकम, क्योंकि हम जब डिबेट करते हैं तभी हमारा नॉलेज आगे बढ़ते हैं. तो डिबेट तो होगा ही होगा, आई एम क्वाइट श्योर ऑफ दैट. तो क्या ये उड़िया में भी हमें देखने को मिलेगा, उड़िया लैंग्वेज में ये किताब? ट्रांसलेशन की तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा. वो तो बात करना पड़ेगा कि कैसे ट्रांसलेट किया जाए, कौन से लैंग्वेज में किया जाए. बट अगेन सत्य, आई होप वी गेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ओडिशा. तो अभी किताब का प्री बुकिंग जो है, प्री बुकिंग ऑर्डर अभी चल रहा है. प्री बुकिंग तो अमेजन में अवेलेबल है. तो आई होप उड़ीसा से आवर फ्रेंड्स विल प्लेस देयर ऑर्डर, और जब लोकल लैंग्वेज पे, हमारी अपनी लैंग्वेज पे होंगे, बांग्ला में भी करना होगा, आई होप उड़िया में भी कर पाएंगे, हिंदी में भी कर पाएंगे, क्योंकि एक वाइडर रीडरशिप को पहुंचना चाहिए. तो उसका कोशिश तो रहेगा. बट इवन एट दिस स्टेज आई होप आप थोड़ा आपके ऑडियंस के साथ ये प्री ऑर्डर लिंक थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और बुक का कवर थोड़ा शेयर कर दीजिएगा. बिल्कुल मेरे सर, ये वीडियो में नीचे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक को मैं शेयर कर दूंगा. थैंक यू. और मैं तो मेरे जितने सारे कॉन्टैक्ट है, मैं वहां पर भी इस लिंक को शेयर करने की कोशिश करूंगा. थैंक यू, मैं भेज दूंगा. तो आई होप वी विल गेट अ गुड रिस्पांस फ्रॉम ओडिशा, एंड वी लुक फॉरवर्ड, मिशन नेताजी लुक्स फॉरवर्ड टू गेट अ मोर इंटेंस एंड बिगर रिस्पांस फ्रॉम ओडिशा. ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि बेसिकली जो करना पड़ता है वो है प्रोग्राम किस लिए करते हैं, टू रीच आउट टू पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने के लिए. तो हम जो टॉक्स करते हैं, बेसिकली एक ऑडिटोरियम चाहिए होता है, गुड साउंड सिस्टम और प्रोजेक्शन सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन जो होता है दैट्स अ वेरी ऑडियो विजुअल, क्योंकि हम स्लाइड्स दिखाते हैं, वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं. लोगों को सिर्फ खड़े होकर लेक्चर देने से लोग बोर हो जाते हैं, सुनते भी नहीं है. पर हमारे सेशंस चलते हैं 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा चलते हैं. तो पीपल सिट एंड लिसन, पूरा सुनते हैं, पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हम बताते ही स्टोरी को इसी तरीके से बताते हैं. तो एक अच्छा ऑडिटोरियम जहां पे लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, 500, 600, 700 लोग, एक बड़ा स्क्रीन प्रोजेक्टर, अच्छा साउंड सिस्टम, और बेसिकली यही चाहिए. और मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द अटेंडेंस ऑफ पीपल. तो 500-600 लोग तो कम से कम होना चाहिए अगर आप प्रोग्राम कुछ बना रहे हो. मेरा होम टाउन जो है बर्धमान, जो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, इट्स अ स्मॉल टाउन, तो वहां पे भी 700 लोग आए थे. तो अगर वहां पे भी 700 लोग आ सकते हैं, तो उड़ीसा में तो आई वुड एक्सपेक्ट नथिंग लेस. तो ये है. और लॉजिस्टिकल हिसाब से बस हमारा ट्रांसपोर्ट, आने जाने का अरेंजमेंट, और वहां पे रहने का कुछ अरेंजमेंट. अदरवाइज वी डोंट चार्ज एनी फीस. सर एक लास्ट क्वेश्चन. हाँ, ये
ये जो मुहिम लेकर चले हैं पिछले 15 साल से, आपको कभी थ्रेट नहीं लग रहा है कि आते हैं फोन में मेल में? नहीं, वैसे तो नहीं है, वैसे तो थ्रेट किसी ने किया नहीं है, बट हाँ, ये मतलब पॉलिटिक्स तो होते रहते हैं। ऐसे काफी बार कोशिश किए गए हैं कि मिशन नेताजी को तोड़ दिया जाए, पॉलिटिक्स आवाज वो को थोड़ा, दबाने के लिए? वो सब तो होता रहता है, पर डायरेक्ट थ्रेट ऐसा अभी तक कुछ बचाया नहीं है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बट ऐसा नहीं आया है, बट हमें पता है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे भी चीजें हैं जो काफी मैं पब्लिकली यहाँ ज्यादा बोल नहीं प्रोग्राम सकता। ऐसे ऐसे चीजें हैं जो पब्लिकली मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, बट उतना ज्यादा थ्रेट कुछ है आया नहीं है। आपकी चुप्पी तो बहुत बहुत कुछ बोल दिया। अच्छा। जी जी जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम चैनल को आपने बहुत थैंक बहुत यू, समय दिए। थैंक यू तो फॉर हैविंग मी। हाँ, तो हम कोशिश करते हैं कि उड़ीसा में बहुत ही जल्द, ज़्यादा तो हमारे पास समय है नहीं, बहुत ही जल्द हम चाहते हैं कि मिशन नेताजी की ओर से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो। 700 क्या, मैं तो बोलता हज़ारों की संख्या में लोग इसमें जुड़े। बिल्कुल, बिल्कुल, दैट विल बी वेरी नाइस। तो अंत में मैं दोबारा बार बार यही चीज में दोहराऊंगा। तो आज आप इस मुहिम में नेताजी मिशन के साथ जुड़िए और इस मुहिम को आप गति दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।